सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स में से एक ब्लैक रॉक, उसके साथ $500 मिलियन का फ्रॉड हो गया। आखिर ये हुआ कैसे? ये कहानी है एक जबरदस्त भरोसे की, उतने ही बड़े धोखे की और एक ऐसी मामूली सी गलती की जिसने एक पूरे के पूरे पेपर एम्पायर को जड़ से हिलाकर रख दिया। रकम कितनी थी? $500 मिलियन। इसको जरा इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके देखते हैं। लगभग 4,200 करोड़ रुपए। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी रकम जो किसी के भी होश उड़ा दे। और सुनिए, ये कोई बाहरी आरोप या मीडिया की खबर नहीं है। ब्लैक रॉक ने खुद अपनी लीगल फाइलिंग में इसे एक हैरान कर देने वाली धोखाधड़ी कहा है। अब जब विक्टिम कंपनी ही इतने सख्त शब्दों का इस्तेमाल कर रही हो, तो इससे मामले की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो सवाल ये है, आखिर इतनी बड़ी, इतनी साफ सुथरी प्लानिंग के पीछे था कौन? चलिए मिलते हैं इस कहानी के, कह सकते हैं, मास्टरमाइंड से। ये है बंकिम ब्रह्मभट्ट, अमेरिका में बसे एक इंडियन ओरिजिन एंटरप्रेन्योर। इनकी कंपनियां आम नहीं थीं। बंकाई ग्रुप जैसी टेलीकॉम और फिनटेक फर्म्स के फाउंडर थे। मतलब टेलीकॉम सर्विसेज और डिजिटल फाइनेंस कैपेबिलिटीज बेचते थे। कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं थे, इंडस्ट्री में इनका बड़ा नाम था। इतना बड़ा कि 2023 में इन्हें टेलीकॉम के टॉप 100 लीडर्स की लिस्ट में शामिल किया गया था। देखने में तो बिल्कुल एक परफेक्ट सक्सेस स्टोरी लगती है ना? तो फिर सवाल वही है कि एक इतना बड़ा पेपर एम्पायर, ये कागजी साम्राज्य आखिर खड़ा कैसे किया गया? चलिए इस फ्रॉड के ब्लूप्रिंट को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। इस पूरी स्कीम के सेंटर में एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एसेट बेस्ड लेंडिंग। अब यह है क्या? इसका मतलब बहुत ही आसान भाषा में यह है कि एक कंपनी अपने एसेट्स, जैसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी वो पैसा जो उसे अपने कस्टमर से आना है, उसको सिक्योरिटी के तौर पर रखकर बैंक से लोन लेती है। सिंपल? देखिए, ये पूरा कॉम्प्लेक्स फ्रॉड असल में 3 सिंपल स्टेप्स पर टिकाऊ था। एकदम ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, फर्जी कस्टमर्स बनाओ, ऐसे कस्टमर्स जो अस्तित्व में ही नहीं हैं। स्टेप 2, उन्हीं फर्जी कस्टमर्स के नाम पर फर्जी इनवॉइसेस और कॉन्ट्रैक्ट्स तैयार करो। और स्टेप 3, सबसे अहम, इन्हीं फर्जी कागजों को असली एसेट बताकर रियल लोन, करोड़ों का लोन उठा लो। सुनने में कितना आसान लगता है ना, पर यही इसकी पूरी स्ट्रेटजी का कोर था। और अब देखिए कि ये कर्ज का जाल साल दर साल कैसे बढ़ता गया। सितंबर 2020 में एचपीएस इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, ये ब्लैक रॉक की ही एक क्रेडिट ब्रांच है, उन्होंने लोन देना शुरू किया। 2021 की शुरुआत तक ही लोन $385 मिलियन तक पहुंच चुका था। फिर अगस्त 2024 तक ये $430 मिलियन हो गया और जुलाई 2025 आते आते टोटल एक्सपोजर $500 मिलियन से भी ज़्यादा। इससे साफ पता चलता है कि लेंडर्स का भरोसा कितना बढ़ रहा था और उनका रिस्क भी उसी तेजी से। तो इतना बड़ा स्कैम, इतना सब कुछ सालों तक चलता रहा। फिर इसका पर्दाफाश कैसे हुआ? क्या कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन हुई? नहीं, इसका अंत हुआ एक बहुत ही मामूली सी, एक छोटी सी गलती से। सवाल यही है कि $500 मिलियन की ये स्कीम आखिर पकड़ी कैसे गई? क्या किसी ने अंदर से खबर दी? कोई विसल ब्लोअर था? या फिर किसी बड़े फोरेंसिक ऑडिट में ये बात सामने आई? आखिर हुआ क्या? जवाब है, इनमें से कुछ नहीं हुआ। ये सब कुछ एक्सपोज हुआ सिर्फ एक एम्प्लॉय की तेज नजर से। बस एक एम्प्लॉय। जुलाई 2025 की बात है। एचपीएस का एक कर्मचारी अपना रूटीन काम कर रहा था, डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा था। तभी उसकी नजर एक अजीब से ईमेल एड्रेस पर पड़ी। तो गड़बड़ क्या थी उस ईमेल एड्रेस में? देखिए, जो फर्जी डोमेन इस्तेमाल किया गया था वो था bix-telecom.com, जबकि असली कंपनी का डोमेन था bix.com। अंतर देखा? सिर्फ एक छोटा सा हाइफन। यही वो छोटी सी चीज थी, वो स्मोकिंग गन जिसने अलार्म बजा दिया, और बस वहीं से पूरी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। और जैसे ही ये एक धागा खींचा गया, पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ। जुलाई 2025 में वो सस्पिशियस ईमेल मिला। अगस्त की शुरुआत में इन्वेस्टिगेटर्स जब न्यूयॉर्क ऑफिस पहुंचे तो वहां ताले लगे थे, सब सुनसान पड़ा था। और बस कुछ ही दिन बाद 12 अगस्त को ब्रह्मभट्ट की कंपनियों ने भी और उन्होंने खुद भी बैंक्रप्सी फाइल कर दी। इस पर्दाफाश के बाद जो तूफान उठा, चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। जो कुछ हुआ उसमें लॉ सूट्स भी थे और सीईओ का अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाना भी। जाहिर है, एचपीएस और ब्लैक रॉक ने फौरन फ्रॉड का मुकदमा दायर कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलैटरल के तौर पर रखे गए एसेट्स का गलत इस्तेमाल हुआ है।
लेकिन जब तक अथॉरिटीज ब्रह्मभट्ट तक पहुंच पाती, वो गायब हो चुके थे। उनका फोन बंद था, कोई कांटेक्ट नहीं, और खबरें ये आने लगीं कि वो शायद इंडिया आ चुके हैं। अब आते हैं फाइनेंशियल इम्पैक्ट पर। नुकसान कितना बड़ा था? तो ब्लैक रॉक यानी एचपीएस को तो सीधे सीधे $500 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ, और इसमें जो दूसरे लेंडर्स शामिल थे जैसे बीएनपी पारिबा, उन्हें भी लोन लॉस प्रोविजंस में लगभग 190 मिलियन यूरो जोड़ने पड़े। मतलब उन्होंने मान लिया कि ये पैसा अब शायद वापस ना आए। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरे पेपर एम्पायर के बनने और टूटने से आखिर हमें सीख क्या मिलती है? क्योंकि यह मामला सिर्फ एक फाइनेंशियल फ्रॉड से कहीं आगे जाता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं यहां पर। सबसे पहला, पेपर एसेट्स की वैल्यू तब तक ही है जब तक उनका वेरिफिकेशन ना हो, वो सिर्फ कागज हैं। दूसरा, इससे पता चलता है कि ब्लैकरॉक जैसी इतनी बड़ी, इतनी सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल फर्म्स भी इतने बड़े फ्रॉड का शिकार हो सकती हैं, और इससे प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में ड्यू डिलिजेंस यानी जांच पड़ताल के प्रोसेस पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं। और आखिर में वही क्लासिक लेसन जो हमेशा याद रखना चाहिए, ट्रस्ट बट वेरीफाई। भरोसा करिए लेकिन जांच जरूर करिए। और ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की डिजिटल दुनिया में जहां एसेट सिर्फ स्क्रीन पर दिखने वाला डेटा या कोड की कुछ लाइंस हो सकती हैं, ऐसे में हम आखिर सच में वेरीफाई कैसे करें कि क्या असली है और क्या सिर्फ एक और धोखे से बनाया गया पेपर एम्पायर?